जय हिंद दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को पढ़ते समय आर्टिकल 19 को कवर कर लिया था। यानी आर्टिकल 19 तक मैंने समझा लिया था और आज कोशिश करेंगे अनुच्छेद 20 से आगे जैसे भी बढ़ते चलेंगे कहीं तक भी मतलब जितना कवर हो पाएगा कोशिश करेंगे और एक एक आर्टिकल को काफ़ी अच्छे एक्सप्लेन रूप में हम समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। अच्छा, जैसे 19 के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं, जिसमें एक मुझे इम्पोर्टेंट लगता है कि जो आर्टिकल 19 है और आर्टिकल 19 के अंदर एक संचरण वाली जो आज़ादी है, संचरण की आज़ादी, क्योंकि वो एक थोड़ा स्ट्रिक्टला पॉइंट है, मतलब थोड़ा सा बस उसमें एक ध्यान देना है। जो संचरण की आज़ादी है, संचरण की आज़ादी, संचरण की आज़ादी में आपको एक तो आंतरिक संचरण करना है यानी कंट्री के अंदर, और एक है आपका बाह्य जो कंट्री से बाहर है, यानी देश के बाहर और देश के। यदि देश के अंदर आप संचरण करते हैं, कहीं भी घूमने की यदि आपको आज़ादी, तो आर्टिकल 19 डायरेक्टली आपको आज़ादी देता है। और यदि आपको देश के बाहर आउट ऑफ कंट्री संचरण करना है, जाना है, घूमना है, तो आपको आर्टिकल 21 आपको आज़ादी देता है। आर्टिकल 21 को भी आज की क्लास में बहुत अच्छे से समझेंगे। ये हमारी निजता का अधिकार है, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगा था और थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यदि संचरण की आज़ादी आर्टिकल 19 में, तो इसमें ये पॉइंट नहीं हो सकता, लेकिन है, इसलिए मैंने इस पर थोड़ा सा फोकस किया दोस्तों। बाकी पिछली क्लास में हमने कवर करा दिया था और हमारे चैनल पर कई क्लासेस हैं। यूपी ट्रिपल एससी के पैट के लिए हमने पेपर सोल्व किया है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। वहाँ अभी यूपी ट्रिपल एससी का 15 और 16 अक्टूबर का जो पेपर है, तो आप वहाँ आपको डायरेक्टली हेल्प मिलेगी। जीएस हर किसी को भारी लगता है, तो दोस्तों यदि किसी को ज़्यादा ही भारी जीएस लगता है तो वो प्रीवियस ईयर के जो मैंने पेपर सोल्व कराए हैं यूपी ट्रिपल एससी के, उनको एक बार देख कर चले जाना, आपको काफ़ी हेल्प होने की संभावना रहेगी, ठीक है दोस्तों। बाकी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 की यदि हम बात करें तो आर्टिकल 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि किसके संबंध में संरक्षण। देखो लिखा हुआ क्या है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? मान लिया कोई दोषी व्यक्ति है, दोषी करार व्यक्ति है, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी। एक तो बात ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें जो की पॉइंट है, नागरिक व विदेशी, यानी दोनों प्रकार का, नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है ये आर्टिकल। और इस आर्टिकल की सबसे बड़ी खासियत है कि जो आर्टिकल 20 और 21 हैं, ये दोनों ही आर्टिकल यानी आपातकाल के दौरान भी छीन नहीं होते, इनको निरस्त नहीं किया जा सकता आपातकाल के दौरान भी, ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है। दूसरा, किसी क्वेश्चन में पूछ लेगा कि आर्टिकल 20 क्या नागरिकों को प्राप्त है या केवल नागरिकों को प्राप्त है या विदेशियों को भी प्राप्त है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 20 नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है, ठीक है ना, दोनों को प्राप्त है। अच्छा, अब इसमें है क्या? अतिरिक्त दंड, अतिरिक्त दंड और मनमाने दंड, और मनमाने दंड से बचाता है। दोस्तों ये क्या है ना, जो आर्टिकल 20 है, इसमें एक तो जो मान लिया मनमाना दंड ना दिया जाए किसी कंपनी को, किसी नागरिक, किसी विदेशी के ऊपर अपनी मनमानी मर्जी से दंड ना थोप दिया जाए, एक तो वो पॉइंट हुआ। एक आपका यहाँ दोहरा मतलब एक ही अपराध के लिए केवल एक बार दंडित किया जाएगा, ना कि दो बार दंड। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अपराधी को
एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा, यानी एक ही यदि कोई किसी ने एक अपराध किया है उसके लिए 2-2 4-4 बार, एक बार तो भाई इस अदालत में दंड दे दिया, आगे गया उसमें भी दंड दे दिया, तो मतलब ऐसे एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक ही बार दंडित किया जाएगा। ये बात आपको विशेष ध्यान रखना है इसके लिए। आर्टिकल 20 यही था। अब आर्टिकल 21 के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 21 जो है हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, उसको हम यहाँ समझ लेते हैं। ये आर्टिकल 21 है ना, ये वाला, तो यहीं से इसकी स्टार्टिंग करते हैं। आर्टिकल 21 जो है वो निजता का अधिकार है, निजता का अधिकार। दोस्तों इसी को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी बोलते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसमें एक बात आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये आर्टिकल मोस्टली चर्चा में बना रहता है, किसी न किसी रूप में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से चर्चा में रहने वाला आर्टिकल है। और यूपीएससी तक के एग्ज़ाम में, यूपीएससी के एग्ज़ाम में अब बैक टू बैक पिछले 3-4 वर्षों से मैंने कंटिन्यू देखा है, आर्टिकल 21 जो है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार तो यही पूछ लिया था कि निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, या अनुच्छेद 21 किस से रिलेटेड है। ऑप्शन में था निजता का अधिकार। यदि आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो मैं इसके लिए स्लाइड लगा सकता हूँ, आपको दिखा सकता हूँ कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में इसको पूछा गया था डायरेक्टली, बिल्कुल लग भी नहीं रहा था कितने आसान तरीके से पूछ लेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके लिए टीचर लोग ये यहाँ तक भी बोल देते हैं कि जैसे मान लिया हमने इतने स्वतंत्रताएँ पढ़ ली हैं, आर्टिकल 14 से 19 से, मतलब ये इतनी स्वतंत्रताएं को हम पढ़ रहे हैं, और यदि वहाँ हमने सब स्वतंत्रताएं याद कर ली और अब फिर कोई क्वेश्चन आ जाता है और वहाँ किसी प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है, तो आप तुक्का भी मार सकते हो कि अनुच्छेद 21 में है ये, तो यहाँ तक भी आपका ठीक हो जाए। यानी इसमें अपने आप में बहुत सारी स्वतंत्रताएँ हैं। प्रेस की स्वतंत्रता की बात ये करता है, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता की बात, मतलब इसमें मेरे हिसाब से तो कम से 25-26 प्रकार की प्लस ही होंगी, इतनी स्वतंत्रता इस आर्टिकल में है। ठीक है, ये अपने आप में ब्रॉड आर्टिकल है। और ये इस आर्टिकल के बारे में एक दो बात और मैं आपको बताऊं तो की पॉइंट करके इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, इससे यदि वंचित किया जाएगा आपको, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा वंचित किया जाएगा। विधि द्वारा स्थापित, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा वंचित किया जाएगा। इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखना है, यह कार्यपालिका एवं विधायिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, और मैंने आपको बता ही दिया है कि इसमें जैसे सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार, राइट, दोस्तों राइट टू प्राइवेसी, और अपनी पसंद की शादी का अधिकार, यानी अपनी मर्जी का अधिकार, अपनी मर्जी का वर चुनने का अधिकार। दोस्तों गरिमा में जीवन जीने के अधिकार में ये अधिकार इंक्लूड है। ठीक है, और यही क्वेश्चन हमें अपनी मर्जी की शादी करनी है, अपनी पसंद की शादी करनी है, तो वो किस अनुच्छेद में है, तो आंसर हुआ तुम्हारा आर्टिकल 21 में। ठीक है, अच्छा, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, जैसे
यूपीएससी ने कुछ रिसेंटली अभी ये क्वेश्चन रखा था कि जो मतलब निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में, ऐसे भी तो कर सकता है। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार किस क्षेत्र में, डायरेक्ट एक लाइन में रखेगा और लगेगा ये तो हार्ड है भाई, सोचने वाला पॉइंट हो जाएगा। तो मतलब यदि हम ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो ऐसा हो सकता है। इसलिए मैं आर्टिकल 21 को थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में ब्रॉड आर्टिकल है और कभी न कभी चर्चा में बना रहता है। आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार भी इसी के अंदर आता है आपका। निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार भी इसमें ही है, ठीक है ना। तो ये इन बातों पे आप विशेष ध्यान रखते हो आर्टिकल 21 को पढ़ लेंगे। और ज़्यादा इसके ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि विदेशी यात्रा करने का अधिकार यहाँ मैंने बताया था, यदि विदेशी संचरण वाले में बता दिया था, वो तो इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है। बाकी अभी एक बात और ध्यान रखना है, शिक्षा का जो अधिकार है, एक शिक्षा के अधिकार को मैं थोड़ा सा विशेषली आपको बता दूं। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार दोस्तों एक बात आप ध्यान रखेंगे, ये आर्टिकल 21 के कै पार्ट में है और जो आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको आर्टिकल 20 में कै पार्ट बनाकर जोड़ा गया था शिक्षा के अधिकार को। और इसमें क्या है कि 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ठीक है ना। यानी जो 86वें संविधान संशोधन में इसको प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दी जाएगी। और ये जो संशोधन हुआ था ये 2002 में हुआ था, आप ये भी याद रख सकते हैं कब जोड़ा गया था। हो सके सनी दे दे नॉर्मल एग्जामों में, ज़्यादा नहीं पूछता है, इतने से भी काम चला लेता है कभी कभी, तो आप इन सब चीज़ों पे ध्यान रखेंगे। एक बात हो रहा है, आप शिक्षा के अधिकार को फंडामेंटल राइट में भी पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट में भी पढ़ेंगे, और DPSP जो है वहाँ भी मैं आपको इनको पढ़ाऊँगा, क्योंकि वहाँ भी आर्टिकल जो 45 है यही सेम बातें करता है। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी आपके जो मौलिक कर्तव्य की बात में जो आपका 11वें नंबर का कर्तव्य है, जो ये कर्तव्य भी आपका बाद में जोड़ा गया था और ये शिक्षा से रिलेटेड है। ये जो आर्टिकल है 45 ये भी शिक्षा से रिलेटेड है। और यहाँ आपका फंडामेंटल राइट में जो 21 का कै पार्ट है ये भी शिक्षा से रिलेटेड है। फ्री ऑफ शिक्षा, यहाँ भी फ्री शिक्षा, यहाँ भी फ्री शिक्षा। तो अब एक बात सोचने की है, थोड़ा सा कॉमन सेंस डेवलप करने वाली बात हुई कि फंडामेंटल राइट में भी शिक्षा है और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वहाँ भी शिक्षा का अधिकार है, और जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वहाँ भी शिक्षा का अधिकार है। ऐसा क्यों है ये सोच सकते हो आप, क्योंकि देखो छोटी सी बात है कि या तो हम, यदि हमें शिक्षा ऐसे नहीं दी जाएगी तो हम फंडामेंटल राइट से मतलब फोर्सफुली उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, और यदि आपको राज्य को कहा गया है कि आप जैसे अपने राज्य के कल्याण के लिए नीति निर्माण करना चाहते तो वहाँ आप इसको इंक्लूड करें। और जबकि आपको पता है DPSP नैतिक रूप से फोर्सफुली हैं, उनको हम भाई न्यायोचित तो वे हैं नहीं, न्यायालय से तो हम उनको प्राप्त नहीं कर सकते हैं DPSP को, लेकिन वो नैतिक रूप से फोर्सफुली हैं, ठीक है। और जबकि आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है कि हमारा ये मौलिक कर्तव्य होना चाहिए कि हम शिक्षा दें, हम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री शिक्षा दें, ये हमारा नैतिक कर्तव्य होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इसको 3 जगह रखा गया है कि आप कहीं ना कहीं इसको प्राप्त जरूर कर। राज्य इसको अपनी नीतियों में शामिल नहीं करेगा तब इसको प्राप्त कर लोगे, और राज्य अपनी नीतियों में शामिल कर लेगा तब प्राप्त कर लोगे, और नहीं तो मौलिक कर्तव्य से प्राप्त करो, यानी कहीं ना कहीं इसको प्राप्त कर लोगे। इसलिए इतनी जगह रखा गया है, और शिक्षा अपना में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, आर्टिकल 21 के कै तक हमारे स्वतंत्रता से रिलेटेड अधिकार थे। और जो आर्टिकल आपका मैं बात करूं अब आपका आर्टिकल 22 और
आपका आर्टिकल जो 22 है, वो आर्टिकल हमें निरोध एवं गिरफ्तारी के से संरक्षण देता है। निरोध एवं गिरफ्तारी, निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। अच्छा, ये आर्टिकल क्या कहता है? ये आर्टिकल आपको कहता है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार एवं निरोध से संरक्षण प्रदान इसलिए किया जाएगा कि मान लिया किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, और ये हिरासत दो तरह की होती है। हिरासत की यदि बात करूं मैं, तो जो हिरासत है, हिरासत दो तरह की होती है, जिसमें दंड विषयक यानी कठोर और निवारक। ठीक है, कठोर और निवारक। अच्छा देखो, हिरासत दो प्रकार की हुई, कठोर और निवारक। कठोर में क्या है कि वह व्यक्ति जिसको न्यायालय द्वारा या कहीं भी सुनवाई करके, मतलब उसने अपना अधिकार स्वीकार कर, अपराध स्वीकार कर लिया, जिसने अपराध स्वीकार कर लिया है, स्वीकार कर लिया, यानी न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित कर दिया गया है, जिसको दोषी ठहरा दिया गया है। ठीक है, एक तो ये वाली हुई। और एक है आपकी बिना सुनवाई के अदालत में दोषी ठहराया जाना। ये वाली ये होता है बिना सुनवाई के दोषी ठहराया जाना, बिना सुनवाई के दोषी ठहराना। ठीक है, अच्छा, ये निवारक वाला ये हुआ, और कठोर हिरासत ये हुई। देखो इसमें क्या है कि जो मतलब इसमें एक लाइन में यदि बात की जाए, देखो मैं आपको बता दूं कि जो मान लिया इस जो निवारक वाला पॉइंट है, निवारक में तो क्या है कि उसको समझा के भेज दो और बता दो कि भाई आपको इसलिए उठा दिया गया था, और अब आप मतलब बाद में कभी आपको अपराध नहीं करना है, ऐसे समझा बुझा देना। ठीक है, अच्छा, एक जो आपने सुना था ना कि जैसे इसमें किसी को हिरासत में ले लिया और 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, वो वाला पॉइंट। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हो कि 24 घंटे के अंदर यानी 24 घंटे तक सेक्टर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना। ये वाला इसमें आपका आर्टिकल 22 में इस चीज़ का संरक्षण है कि वो अपनी गिरफ्तारी से बचाव के लिए गिरफ्तार के आधार पर सूचना देना, सूचना के बारे में पता लगना कि उसको बंदी बना के ज़्यादा देर तक ना रखा जा सके, और बिना अतिरिक्त निरोध के 24 घंटे के अंदर उसको रिहा किया जाना। ये सब इसी आर्टिकल में आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे कुछ आर्टिकल हुए जो स्वतंत्रता से रिलेटेड थे, काफ़ी आसानी से हमने इनको एक्सप्लेन कर दिया है। दोस्तों अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम जो तुम्हारा आर्टिकल ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसको लेके चलेंगे, और एक हमारा फंडामेंटल राइट है धर्म के विरुद्ध धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 28 तक है, उसको भी कवर करने का प्रयास करेंगे। तब तक दोस्तों प्लीज़ आपसे यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका यदि आपको अच्छा लगता है आपको कि मैं टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करता हूँ आपका, और कम समय में एक्सप्लेन करता हूँ और अच्छा एक्सप्लेन करता हूँ, तो प्लीज़ दोस्तों आप इसको अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण एरिया में शेयर करिए जहाँ तक सुविधा नहीं है, जो बच्चा पैसों में कोर्स नहीं खरीद सकता। प्लीज़ दोस्तों उन लोगों तक आप इसको शेयर करिए। मैं चाहता हूं कि उन लोगों से जुड़ा जाए और फ्री ऑफ कॉस्ट में उनको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करा सकूं, उनको गाइडेंस दे सकूं, फ्री में, बिल्कुल फ्री में उनको गाइडेंस दे सकूं। आप मेरे से टेलीग्राम से जुड़िए, टेलीग्राम से जुड़ते हुए आप अपनी क्वेरीज, कोई भी गाइडेंस आप मुझसे ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों जितना भी मेरे से होगा मैं भरसक प्रयास करूंगा कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाया जाए, भले ही मुझे उसके लिए अपने गुरुओं से भी मिलना पड़े, उनसे भी गाइडेंस आपको दिलाना पड़े। और मैं बीच बीच में अपने चैनल पर अपने जैसे मेरे गुरुजी टीचर लोग हैं, विकास दिव्य कीर्ति सर, केडी सर, इन जैसे टीचरों से भी अवगत आपको कराता रहूँगा। तब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए
ताकि मैं ग्रामीण एरिया में फैल सकूं, वहाँ बच्चों तक मेरी पहुंच हो, उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दी जा सके। प्लीज़ दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।